नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप डेली क्विज़ जो की श्रृंखला चल रही है वो रोज़ देखते होंगे और इससे आगामी एग्ज़ाम में लाभ भी उठाएंगे। इस क्विज़ में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे साथ ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसको सॉल्व करना है और लास्ट में अपने स्कोर्स को कमेंट सेक्शन में स्कोर करना है। देखिए, जब आप अपने स्कोर्स को कमेंट सेक्शन में स्कोर करेंगे या लिखेंगे तो अदर स्टूडेंट भी वहाँ कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कमेंट करते हैं, तो आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र दे सकें, यानी समय कम से कम लगे। एग्ज़ाम में आपको समय बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। चलिए, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये रिलेटेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ शामिल हुए हैं। आप हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? यानी 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, यह हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण कटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अफ़गानिस्तान का हेलमंड प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि हेलमंद प्रांत किस चीज़ की खेती के लिए फेमस है। ऑप्शंस हैं तंबाकू, अफीम, गेहूं, कपास। ऑप्शंस कमेंट कीजिए अपने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अफीम। अफ़गानिस्तान में स्थित हेलमंद प्रांत इसके दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल लगभग 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन की लगभग 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर बी, अफीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? आपको बताना है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर हैं वो किस द्वीप पर, जापान के किस द्वीप पर स्थित हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, होन्शु क्यूशु, होन्शु शिकोकू, होकाइडो क्यूशु, क्यूशु शिकोकू। जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा इसमें। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी होन्शु क्यूशु। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर। इन दो नगरों पर
सन 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होन्शू और क्यूशू। जापान के कुल द्वीपों की संख्या 4 है। होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, होकाइडो। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा, कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित हैं। आपको बताना है कि दोनों दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी दोनों कथन गलत हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। अब प्रश्न आपके सामने है कि बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में है एवं कोर्सिका तथा सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बेलेरिक द्वीप समूह की बात करें तो यह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिनिया तथा सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप इटली के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ही फेमस जल संधियों के बारे में पूछा है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? पुर्तगाल एवं मोरक्को, अल्जीरिया स्पेन, मोरक्को स्पेन, अल्जीरिया पुर्तगाल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपने हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें हमने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की चर्चा भी आपसे की है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जल संधि या फिर स्थल को अलग करने वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको बताना है कि जो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं तिएरा देल फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राज़ील का मीनास गेरियास, पेरू का तटीय क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के तटीय द्वीपों के क्षेत्रों में किया जाता है। आपको जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में हमने इस चीज़ की चर्चा की थी कि जो पेरू के द्वीपीय क्षेत्र हैं यहाँ नाइट्रोजनी उर्वरकों की मात्रा अधिक मिलती है। यानी ऐसे चीज़ें यहाँ अधिक पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। उसी में से गुआनो नाम का एक प्राकृतिक उर्वरक भी पाया जाता है।
अगर आपने हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वन कटान के क्या परिणाम होते हैं? आपको बताना है कि जब वनों की कटाई होती है तो उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस हैं मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। 3 चीज कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि केवल एक सही है, केवल 1 2 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग अपने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति ना होने से मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति ना होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता, जिसके कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। तो जो यहाँ भूमिगत जल का भंडारण लिखा हुआ है ये कथन गलत है, बाकी 1 और 3 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? आपको बताना है कि जो लेटराइट मृदा पाई जाती है उसमें उसका निर्माण किस प्रकार होता है। ऑप्शंस हैं लिंचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, या फिर आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है ये बताना था आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर्स कमेंट करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आपके जो अदर मित्र हैं वो देख पाएँ इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिंचिंग प्रक्रिया। लिंचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। इस प्रकार प्रश्न का एक सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए, लिंचिंग। यानी लिंचिंग प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नदियों के साथ उपजाऊ मृदा बहकर जाती है और समतल मैदानों में उस मृदा का निक्षेप हो जाता है और इसी से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है, यानी जो ओक्सबो झील पाई जाती है वो विसर्प का टूटा हिस्सा होता है। दूसरा, नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, डी दोनों गलत है। जल्दी से आंसर कीजिए इस प्रश्न का, ध्यान से पढ़ के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1। आपको बता दें कि बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं, ना कि नदी की युवावस्था में। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है हमारा,
निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। पहला, मोरेन ग्लेशियल निक्षेप, बर्चन पवन निक्षेप, डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। ऑप्शंस देख लीजिए, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। आपको बताना है कि जो ये मोरेन है वो किस प्रकार का निक्षेप है, बर्चन किस प्रकार का है, वहीं डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप है कि नहीं, यानी जो विकल्प सामने सामने दिए गए हैं वो सुमेलित हैं कि नहीं। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक, दो और तीन तीनों सही हैं, सही सुमेलित हैं। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप और उनके प्रकार जो दिए गए हैं वो सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है, जबकि बर्चेन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है और डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण होता है। इस वजह से इसे फ्लूवियल निक्षेप भी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का जो सही विकल्प था वो था ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ए, ब्लॉक पर्वत, दूसरा फोल्ड पर्वत, तीसरा रेलिक्ट पर्वत। आपको बताना है कि जो ओरोजेनिक फोर्स होता है उसके कारण किन प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। आप देख लीजिए प्रश्न को एक बार फिर से और ऑप्शंस भी देख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है कि ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को, फिर आंसर कीजिएगा। अगर आपको ओरोजेनिक फोर्स के बारे में पता होगा तो यह प्रश्न आप सही से कर लेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक और दो। ओरोजेनिक बल के कारण वलन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर बी, एक और दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? बताना है आपको कि अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किस चीज़ की खेती एवं निर्यात के लिए जाने जाते हैं? ए, लौंग, बी, गन्ना, सी, तंबाकू, डी, कॉफ़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लौंग। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाइली द्वीप तटीय क्षेत्र के निकट स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, लौंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पहला, मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड। आपको बताना है कि जो समशीतोष्ण घास क्षेत्र हैं उनमें जो एक, दो, तीन दिए गए हैं कौन सा सुमेलित है। ऑप्शंस हैं एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2। दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको वेल्ड ना बोल करके उनको बोलते हैं पम्पास। इस वजह से अब जो तीसरा कथन दिया गया है वो गलत है। बाकी मध्य एशिया में स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न सही हैं। दोनों जो आप कथन दिए गए हैं वो सही हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका में वेल्ड ना हो करके आपका क्या होता है, आपका होता है वहाँ पम्पास। क्या होता है? पम्पास। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो वीडियोस हैं आप उसको देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए लोग जो चैनल पर आए हैं अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? आपको बताना है। मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, कोलंबिया। आपको बताना है कि कौन सी नदियां उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 5। यानी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है कि मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है, ना कि पश्चिमी मोंटाना से निकलती है, तथा कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 नदियाँ आपकी कहाँ से? रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, जबकि आपकी मिसिसिपी और मिसौरी यहाँ से नहीं निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्रों को सही रूप से मिलान कीजिए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक बार फिर, और इससे संबंधित प्रश्न हर बार विभिन्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करना है। पहला है मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस एल्प्स और भूमध्य सागर। सिरोक्कू, उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप। चिनूक, रॉकी पर्वत श्रेणी, हर्मिटन, मध्य अफ्रीका। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2 और 1 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3, 4। उपरोक्त सभी सही। प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर्स कीजिए इसका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। स्थानीय हवाओं व उनसे संबंधित स्थान के दिए गए जो विकल्प हैं वो सारे के सारे सही हैं। आपको बता दें कि मिस्ट्रल जो होता है वो शीत व शुष्क वायु है जो फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जबकि सिरोक्कू भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल से आती है। यानी यह भूमध्य सागरीय हवा है जो कि सहारा मरुस्थल से आती है। यह उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप में बहती है। चिनूक उत्तरी अमेरिका में बहती है, इसे फोहियोन भी कहा जाता है। वहीं हर्मिटन पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क व धूल युक्त वायु है। यह सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक बहती है। अगर आपने
जो अफ्रीका की मैपिंग कर रहे होंगे तो वहाँ मैंने गिनी की खाड़ी की भी चर्चा की थी आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हरमिट्टन पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली हवा है जो सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक बहती है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्र आप लोग देख रहे होंगे। जब आप मतलब अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहाँ सहारा की लोकेशन से लेकर के गिनी की खाड़ी तक यह हवा आपको प्रवाहित होती दिखाई देती है। प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी सक्रिय है। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, आपका ये बताना है आपको। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे समय समय पर आपका लावा मैग्मा निस्सृत होता रहता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, मौना किया। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 2 और 3, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है क्योंकि इसमें लगभग 400 वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, जबकि माउंट कटापॉक्सी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अंतिम बार जो विस्फोट हुआ था वो 1940 में हुआ था। मौना किया ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह अंतिम बार 24 मार्च 1984 से 15 अप्रैल 1984 के बीच सक्रिय था। तो इस प्रकार 2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है क्योंकि इसमें पिछले 400 वर्षों से कोई भी उद्गार देखने को नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? चीन, ताइवान, वियतनाम। इन तीनों में से किन देशों के बीच इन 2 द्वीपों को लेकर के विवाद है, ये आपको बताना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। यानी तीनों देशों के बीच इन 2 द्वीपों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्र क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि द्वीपीय क्षेत्र मात्र 7.75 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है? इंसेलबर्ग, लोएस, जयूंग, बुट्टेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त तो सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3 और 4। लोएस का निर्माण निक्षेप से होता है, जबकि इंसेलबर्ग, जयूंगे और बुट्टेस का निर्माण अपरदन से होता है। तो आप देख रहे होंगे कि लोएस का निर्माण निक्षेप की वजह से होने से ये गलत हो गया। तो आपका सही कौन सा हुआ? 1, 3 और 4। 2 गलत है, 1, 3 और 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? बताना है। रॉकी,
उत्तरी अमेरिका, इंडीज, दक्षिणी अमेरिका, ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, महान विभाजक पर्वतमाला, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए, ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी ईरान। आपको बताना है कि समरकंद नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। वर्तमान में समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस किया था। 1221 ईस्वी में चंगेज ने समरकंद पर आक्रमण भी किया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। उम्मीद है कि आपको यह क्विज पसंद आई होगी। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियोस के PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। किसी भी सजेशंस या क्वेरी के लिए आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी करके पता कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और अच्छी वीडियोस लगातार मिल सकें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।